अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर बयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी आज हासिल हुई। पुलिस ने जम्मू में आतंकी फंड मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और अब तक 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि आतंकवादी भारत को दहलाने की साजिश कर रहे थे। आईजी मुकेश सिंह की माने तो जम्मू में एक टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क जो लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को पैसा पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इस खबर पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मुदासिर फारूक भट्ट से पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान उसने लश्कर के साथ अपने संबंधों को स्वीकार किया है, ऐसा दावा पुलिस का है। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि हमने एमएफ भट्ट से जानकारी हासिल की और लश्कर ए तैयबा से जुड़े 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। जिन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें तौकीर अहमद भट्ट, आसिफ भट्ट, खालिद लतीफ भट्ट, गाजी इकबाल और तारिक हुसैन मीर शामिल हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सुशांत सिंह के पिता ने रिया की याचिका को खारिज करने की मांग की है। उन्होंने अदालत से अपील की है कि मामले की जांच सीबीआई को करने देनी चाहिए। रिया की याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। केस की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर देश में पिछले दिनों खूब हंगामा हुआ। इसके समर्थन में और विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हुए, साथ ही कई लोगों की जानें भी गई। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश का मिजाज यानी मूड ऑफ द नेशन क्या रहा, इसे जानने के लिए आज तक ने एक सर्वे कराया। इस सर्वे के मुताबिक सीए का 50% लोगों ने समर्थन किया है, जबकि 15% लोग सोचते हैं कि ये भेदभावपूर्ण है। वहीं 25% लोगों का मानना है कि भारत को किसी भी धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता नहीं देनी चाहिए, जबकि 10% लोगों ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया। वहीं जनवरी 2020 की अगर बात की जाए, उस वक्त जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में 26% लोगों ने माना था कि नागरिकता संशोधन कानून भेदभावपूर्ण है। हालांकि इस बार टैली फिसलकर 15% पहुंच गई है। आपको बता दें कि आज तक के इस सर्वे में 12,021 लोगों से बात की गई। इनमें से 67% लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जबकि शेष 33% शहरी थे। 19 राज्यों की कुल 97 लोकसभा और 194 विधानसभा सीटों के लोग सर्वे में शामिल किए गए। राजस्थान की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे दिल्ली में लगातार सियासी बैठक कर रही हैं। इसे लेकर राजस्थान का राजनीतिक तापमान एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शनिवार को दिल्ली में वरिष्ठ बीजेपी नेता राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। कहा जाता है कि दोनों नेताओं के बीच राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि आगामी 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बहुमत साबित करना है। इस बीच बीजेपी भी सक्रिय हो गई है। वसुंधरा के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात को इसी सिलसिले से जोड़कर देखा जा रहा है। शनिवार का दिन बच्चन परिवार के लिए खुशियां लेकर आया है। कई दिनों के बाद परिवार के सिर से कोरोना का ग्रहण खत्म हो चुका है। एक्टर अभिषेक ने भी कोरोना को मात दे दी है। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर अभिषेक बच्चन ने तो अपनी खुशी का इजहार किया ही है। उनके पिता अमिताभ बच्चन भी भावुक होते नजर आए। आपको बता दें कि पिछले दिनों अमिताभ बच्चन का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आया था, तब अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। अमिताभ बच्चन ने अपने ही अंदाज में बेटे अभिषेक का स्वागत किया है। ट्विटर के जरिए अमिताभ ने अभिषेक की पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए उनका जोरदार स्वागत किया है और लिखा है, वेलकम बैक भैयू,
भगवान तो महान है। जैसा कि आपको मालूम है, भारत और चीन के बीच तनाव का माहौल है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। इस बार राहुल गांधी ने दस्तावेज गायब होने के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब जब देश भावुक हुआ है, फाइलें गायब हुई हैं। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अब राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि जब जब देश भावुक हुआ है, फाइलें गायब हुई हैं। मालिया हो या राफेल, मोदी या चौकसी, गुमशुदा लिस्ट में लेटेस्ट हैं चीनी अतिक्रमण वाले दस्तावेज। ये संयोग नहीं, मोदी सरकार का लोकतंत्र विरोधी प्रयोग है। अब हम मुद्दे की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, इस वक्त पूरे बिहार में सियासी सरगर्मियां जोरों पर है। एक तरफ एनडीए है जो लगातार मेहनतें कर रही हैं, कोशिशें कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आ रही है और गठबंधन में कुछ भी अब तक साफ नहीं हो सका है कि साहब इस गठबंधन में कांग्रेस और राजद के अलावा कौन कौन लोग होंगे। लेकिन एक मजेदार खबर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि शुक्रवार की शाम को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कभी, उन दोनों के बीच जीतन राम मांझी के आवास पर मुलाकात हुई है। मुलाकात काफी तवील थी, मुलाकात काफी लंबी थी। इस मुलाकात को लेकर सूत्र बताते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन दोनों पार्टी के बीच कोलैबोरेशन होना लगभग तय हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। और ये भी कंफर्म हो चुका है कि आने वाले इलेक्शन में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये पार्टियां बिहार के तमाम तर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किशनगंज हेड ऑफिस में पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अख्तरुल ईमान साहब ने यह वाज़ेह किया था कि वह 32 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जो खबरें निकल करके आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम के साथ मिलकर के बिहार के तमाम तर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। दोस्तों, खबरें यही नहीं ठहरती है, यही नहीं रुकती है। कयास ये भी लगाया जा रहा है, खबरें ये भी आ रही है कि ये जो थर्ड फ्रंट बनेगा, तीसरा मुहाज बनेगा, इस तीसरे मुहाज में एक शख्स और भी होंगे, उनके होने के इम्कानात हैं। जी हाँ, वो कोई और शख्स नहीं बल्कि जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव जी हैं। ऐसी खबरें आ रही है। कहा यह जा रहा है कि थर्ड फ्रंट जो बनेगा, उस थर्ड फ्रंट में न सिर्फ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन होंगे, न सिर्फ हम होंगी और न ही जन अधिकार पार्टी होंगे, बल्कि इन तीनों के अलावा और भी पार्टियों के शामिल होने की खबरें आ रही हैं, चर्चाएं खुलकर सामने आ रही हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जीतन राम मांझी जो कभी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी हुआ करते थे, उनका मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से पुराना रिश्ता बताया जाता है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब सीए एनआरसी एनपीआर को लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, किशनगंज में भी प्रोटेस्ट हो रहे थे और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो आने की बात थी, तब ये चर्चाएं थी कि साहब इस कार्यक्रम में जीतन राम मांझी आएंगे। और यकीनी तौर पर आपने देखा भी होगा कि साहब जीतन राम मांझी के बैनर पोस्टर्स में हर जगह उनके फोटो भी चिपकाए गए थे, हर जगह लगाए गए थे। हालांकि ऐन वक्त पर जीतन राम मांझी नहीं आए थे, उन्होंने एक्सक्यूज दिया था कि साहब क्यों वो नहीं आ सके थे। लेकिन पत्रकारों की जो मंडली है और सियासी गलियारों में ये चर्चाएं थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का जो पाला रहेगा वो कहीं ना कहीं मजलिस के साथ रहेगा। और वही चीज़ें अब खुल करके सामने आ रही है। जिस तरह से शुक्रवार की शाम को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और जीतन राम मांझी के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात काफ़ी लंबी हुई है। इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि साहब थर्ड फ्रंट का बनना बिल्कुल तय है। आप यकीन जानिए कि अगर ये थर्ड फ्रंट बनता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो राज्य की मौजूदा सरकार है, नीतीश सरकार है, एनडीए की सरकार है, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इसका एक पॉजिटिव पहलू ये भी है, सकारात्मक पहलू ये भी है, अगर ये थर्ड फ्रंट बनता है और इस थर्ड फ्रंट में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल किया जाता है तो निश्चित रूप से एमआईएम को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। आपको बता दें कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान लगातार ये बात कह रहे हैं कि साहब कोई भी हम ख्याल पार्टी अगर हमसे गठबंधन करना चाहता है तो हमारा द्वार उनके लिए खुला हुआ है और हम ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा कि कल को आप ये मत कहिएगा
कि साहब हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया और हमारा इलेक्शन लड़ना कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाना हुआ, ये इस तरह के जो एलिगेशंस लग रहे हैं। इसलिए अख्तरुल ने पहले ही तमाम तरह पार्टी को कह दिया है कि अगर आप हम ख्याल हैं, अगर आप सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं और आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो आप हमें अपने साथ लेकर के चलिए। कल को आप ये मत कहिएगा कि साहब हमारी वजह से, यानी मजलिस की वजह से फला साहब हार गए। अब सवाल ये है कि अगर अख्तरुल साहब ने ये बात कही है कि साहब सेकुलर पार्टियां हमें अपने साथ ले, तो मुझे लगता है कि जो पार्टियां हैं सेकुलर कहती है अपने आप को, जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि साहब वो मुसलमानों के वोटों के हकदार हैं, तो उन्हें चाहिए कि मजलिस के साथ गठबंधन करे। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है कि बिहार में थर्ड फ्रंट बनने की जो है साहब पूरी कोशिशें की जा रही है, अगर ऐसा होता है तो यकीनन बिहार की दशा और दिशा बदलना तय है। किशनगंज से गांव मोहल्ला के लिए निहाल अख्तर फ़यामी की रिपोर्ट।